प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2 सरल रेखा में गति, जो कि यूनिट 2 का पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। टुडेस टारगेट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आईएमपी क्वेश्चन के अंतर्गत टॉपिक है तत्क्षणिक वेग एवं चाल, त्वरण और गति के समीकरण। तो चलो शुरू करते हैं। एमसीक्यू सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी गतिमान पिंड में शून्य हो सकता है। ऑप्शन है बच्चा विस्थापन, वेग, त्वरण या फिर सभी। तो विस्थापन क्या होता है? तो आप सब जानते हैं बेटा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि जो शॉर्टकट होता है उस शॉर्टकट को हम विस्थापन कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब इसमें शून्य आ रहा है तो आप विस्थापन टिक कर सकते हैं, पर बाकी के ऑप्शन चेक करना भी जरूरी है। तो वेग की बात करें बेटा, तो वेग का क्या सूत्र होता है? तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। तो वेग में विस्थापन आ रहा है, अर्थात वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण में वेग आ रहा है, इसका मतलब त्वरण भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो शून्य तीनों में ही आ रहा है, इसीलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा सभी। तो इसके अंतर्गत हमें पता चला कि हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है, यानी कि वेग, त्वरण और विस्थापन सभी शून्य हो सकते हैं। शून्य भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। प्रश्न में जो भी आए उसके अनुसार आपको टिक करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका अर्थ है कि चाल शून्य है, समान त्वरण से चल रही है, एक समान गति में है, इनमें से कोई नहीं। तो चलो चर्चा करते हैं। क्या कहा आपको? दूरी मान के चलो, दूरी को मैंने एस मान लिया और समय को मैं टी मान लेता हूं। तो एस समानुपाती टी, ये एक सामान्य तरीका है, सभी को आना चाहिए। समानुपाती का चिन्ह हटाते नियतांक आ जाता है। चलो आ गया भैया। अब यहां पर दूरी और समय की चर्चा है और चाल की बात हो रही है, त्वरण की बात हो रही है, गति की बात हो रही है। तो बच्चा अगर मैं चाल निकालना चाहूं इसकी, तो इसका समय के साथ क्या कर दो? अवकलन। यानी कि समय के साथ दूरी में जो परिवर्तन होता है उसे चाल कहते हैं। तो ds बटा dt, इसका अवकलन कर देते बेटा के टी। तो k यहां पर नियतांक d बाई डी टी, टी का एक होता है बेटा, यहां पर क्या आया? k क्या है? नियतांक है। समझो इस बात को, यानी ds बटा dt को हम v लिखते हैं, चाल लिखते हैं। तो v बराबर हो गया बेटा k। अर्थात जो चाल है वो एक जैसी बनी हुई, शून्य नहीं है। चाल शून्य नहीं है, चाल क्या है? एक जैसी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो वस्तुएं एक जैसी चाल से गति कर रही है, और एक जैसी चाल से गति करते हैं तो उसको हम एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं? एक समान गति। क्या उत्तर हो गया बेटा आपका? एक समान गति में। क्या समान त्वरण से चल रही है? तो नहीं चल रही है। त्वरण क्या हो गया? यहां पर शून्य हो गया। ठीक, तो एक समान गति में जो दूरी होती है वह समय के अनुक्रमानुपाती होती है। बिल्कुल क्लियर, अपने को याद होना चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, वेग समय ग्राफ अक्ष के लंबवत कब होता है? चलो वेग समय ग्राफ बनाते हैं भैया। यहां ये हो गई हमारी समय अक्ष, एक्स को हम ले लिया समय अक्ष, और इस y अक्ष को हम ले लेते हैं वेग। ये हो गया वेग समय ग्राफ। अब क्या प्रश्न में क्या कह रहा है कि वेग समय ग्राफ अक्ष के लंबवत कब होगा? ये ऐसी स्थिति की बात कर रहा है, अक्ष के लंबवत, है ना। यहां थोड़ा सा सुधार करना, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के
लंबवत कब होता है? तो अब समय अक्ष के लंबवत हमने बना दिया, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होता है? तो बच्चा देखो, अगर मैं समय अक्ष के लंबवत इसको यहां ऐसे बना दिया, अब वेग तो बढ़ रहा है इसके अनुसार, पर समय रुका हुआ है। आप खुद सोचो यार, समय रुकेगा क्या? समय रुकता है क्या किसी के लिए? समय तो लगातार चलता है। हाँ, वेग रुक सकता है, चाल रुक सकती है, पर समय नहीं रुकेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा ग्राफ संभव नहीं है। तो एक समान गति में, ताक्षणिक गति में, विराम अवस्था में इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा ग्राफ कभी संभव नहीं, तो कभी नहीं। यानी वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? कभी भी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। समय तो रुका हुआ रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न है कि यदि कण प्रथम आधी दूरी v1 चाल से और द्वितीय आधी दूरी v2 चाल से तय करता है, इस यात्रा में कण की चाल ज्ञात कीजिए, औसत चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों सोचो, औसत चाल का सूत्र सोचो, सोचो 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 सोचो, जल्दी सोचो। औसत चाल का सूत्र, औसत चाल, औसत चाल क्या होती है प्यारे बच्चों? कुल दूरी बटे कुल समय लिख दे, या समयांतर लिख दे, तो हम कुल समय लिख लेते हैं अभी। अब बच्चा हमें क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि मान लो मुझे यहां से यहां जाना है, ए से बी तक जाना है। अब ए से बी में ये बोला गया कि आधी दूरी तो मैं v1 चाल से चलता हूं और शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता हूं। आधी दूरी v1 से और शेष आधी दूरी v2 चाल से। तो बच्चा ये जो आधी दूरी है जिसे हम v1 चाल से चली उसे मैंने x मान लिया, और शेष बची हुई आधी को भी x मान लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब कुल दूरी तो कितनी हो गई? x आधी है और आधी x प्लस x। अब हमको चाहिए बच्चा समय, कुल समय। तो क्या v1 चाल से जो दूरी चली x, उसमें लगा हुआ समय, इस x दूरी को तय करने में लगा हुआ समय चाहिए। तो समय के लिए जो सूत्र हो गया दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। तो बच्चा दूरी होगी x और चाल हो गई आपकी v1, फिर इधर दूरी हो गई x, चाल हो गई v2। हल करेंगे x और x 2x, यहां से x कॉमन निकाल लो, 1/v1 प्लस 1/v। बच्चा इस x से इस x को उड़ा दो, तो क्या आ गया? 2/1/v1 प्लस 1/v2। अब 2 इनका लघुत्तम होगा v1 v2, और यहाँ v1 से भाग देंगे v2, और यहाँ आ जाएगा v1 भिन्न के बटा में भिन्न, तो 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। क्या आया? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। सरल तरीका ये है कि आपको दिमाग में लेकर चलना है औसत चाल का सूत्र, कुल दूरी बटा कुल समय। अब दूरी हमारे पास थी नहीं, आधी बोला था, इसीलिए आधी आधी हमने x x मान लिया। आप चाहे तो x/2 माने, पर x/2 मैंने कहा कैलकुलेशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए x x ले लिया। और जो समय है तो दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी x और उसकी चाल v1, फिर अगली दूरी भी x है पर चाल v2 है, तो x/v2 ले लिया। x कॉमन निकाला और ऊपर से x कैंसिल कर दिया, ये आ गया। लघुत्तम लिया और भिन्न को उल्टा कर दिया, तो क्या आया? 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, यानी ऑप्शन थर्ड वाला हमारा करेक्ट हो गया। आया होगा समझ में? आगे बढ़ते हैं। ऐसे और भी प्रश्न आप बना के हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। सरल रेखा में गतिशील कण विस्थापन s बराबर 4t वर्ग 5t माइनस 6 है, यहाँ s सेंटीमीटर तथा t सेकंड में है ना। कण की प्रारंभिक चाल होगी, s को सेंटीमीटर की बजाय मीटर कर लो, है ना। मीटर तथा t सेकंड में है, कण की प्रारंभिक चाल होगी। बच्चा s क्या दिया है? विस्थापन दिया है।
क्या निकालना है? चाल, प्रारंभिक चाल, यानी एक प्रकार का वेग निकालना है, ताक्षणिक वेग निकालना है, ताक्षणिक चाल निकालना है। तो बच्चा अगर किसी का वेग निकालना हो और विस्थापन का समीकरण दिया हो तो सूत्र होता है ds बटा dt। तो बच्चा हमारे पास d बाई डी टी, एस क्या है? एस है 4t वर्ग 5t माइनस 6। बच्चों अवकलन आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते तो जरूर सीख लेना, ठीक है। अवकलन का भी वीडियो हमारे चैनल पे डला हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। तो 4t वर्ग, यहां पर 4 नियतांक d बाई डी टी टी वर्ग, यहाँ 5 नियतांक d बाई डी टी टी और d बाई डी टी 6। ध्यान रखना ये 4 आगे क्यों ले रहा हूं, क्योंकि नियतांक का अवकलन नहीं होता है। अब ये वाला जो नियतांक है 6 वाला, ये तो हो गया 0। d बाई डी एक्स सी यानी नियतांक का 0, d बाई डी टी टी, डी बाई डी एक्स एक्स का हमने बताया था 1 होता है, तो यहां पर इस t का क्या हो जाएगा अवकलन 1 यानी 5। अब t वर्ग, यहां जो सूत्र लगता है वो सूत्र लगता है d बाई डी एक्स, एक्स की घात n का सूत्र होता है nx की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पावर 2 आगे आ जाएगी, ऊपर 2 माइनस 1, तो बच्चा आया 8t प्लस 5। ये वेग है, पर क्या ये ऑप्शन में है? तो नहीं है। ये चाल है पर ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ऑप्शन में क्या बोला? कण की प्रारंभिक चाल होगी। प्रारंभ कहां से करते हैं हम? सोचो, आपको सोचो कहां से प्रारंभ करते हैं? तो जहां समय 0 होता है ना, जहां से समय हम 0 समय से शुरुआत करते हैं, t बराबर 0 मानकर शुरुआत कर लेते हैं। तो v बराबर 8 गुणा 0 प्लस 5। 8 में 0 गुणा किया कितना बचा? 5 बच गया केवल, मतलब ये 0 गुणा किया तो 0 हो गया और यहाँ से 5 बच गया। तो क्या आया बेटा? 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ आपने सेंटीमीटर को क्यों बदल दिया, मीटर में क्यों कर दिया? क्योंकि ऑप्शन सारे मीटर पर सेकेंड में दे रखे हैं, ठीक है, तो वहां पर मीटर आएगा। अगर ऑप्शन सारे सेंटीमीटर पर सेकेंड में होते तो वहां पर भी सेंटीमीटर आ जाता। तो कुछ नहीं करना है, आपको अवकलन आना चाहिए। तो अगर आपको विस्थापन का समीकरण दिया हो तो आप वेग निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ होगा। अब प्रवलय होगा, दीर्घवृत्त होगा, अति प्रवलय होगा या सरल रेखा होगी? सोचते हैं भैया। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित, हम वस्तु को क्या फेंक रहे हैं? ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा कि यहां से आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं इससे, ठीक। और ये भी आपके ज्ञान में अब आ चुका होगा कि नीचे से एक त्वरण लगता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब आप जैसे जैसे समय के साथ साथ ऊपर जाते हैं ना, अब जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना, जैसे जैसे आप यहां से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं आपका वेग कम होते जाता है। समय के साथ आपका वेग क्या होते जाता है? कम होते जाता है। यानी कि आपका वेग ऋणात्मक की तरफ जा रहा होता है, पर एक समान रूप से, ठीक है, धीरे 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 एक समान दर से घटता है। इसका मतलब जो यहां आ रही है वो क्या आ रही है? एक सरल रेखा आ रही है। तो इसका जो उत्तर हो गया वो क्या हो गया बेटा? एक सरल रेखा। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित वस्तु का वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ठीक। ये एक प्रकार से यहाँ मंदन हो रहा है ना, वेग क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। और हम जानते हैं कि वेग कम होते होते ऊपर उच्चतम बिंदु पर जाकर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की गति होगी। यहां से आप ऊपर से मुक्त रूप से गिरने का मतलब है कि बीच में इसमें वायु का प्रतिरोध लगभग 0 है। मुक्त रूप का मतलब अभी हमारे दिमाग में होना चाहिए, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक गिरने का अर्थ यह होता है कि बीच में वायु का प्रतिरोध 0 होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा है। ध्यान से समझो इस बात को। जब आप किसी वस्तु को, जैसे इसको ऊपर से नीचे गिराते,
ये ऊपर से नीचे गिरा है बेटा। तो जब वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे गिराने पर अगर बीच में वायु नहीं है तो हम कहेंगे कि वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है। ठीक है, ये बात होगी, कहानी क्लियर। यदि वस्तु को पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिराते, वैसे तो ये कैसे आ रही है, एक सरल रेखा में आ रही है, सीधी सीधी आती है ऊपर से नीचे। कौन लग रहा है भैया नीचे से, एक दादा बैठे हुए हैं नीचे, गुरुत्वाकर्षण दादा। वो गुरुत्वाकर्षण दादा वस्तु को नीचे खींचते हैं, ऊपर से बुलाते हैं, तो ये एक सीधी रेखा में चलकर आ रहा है। और जब कोई गति एक सरल रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में होती है, ऐसी गति को एक विमीय गति कहते हैं। तो इसका जो उत्तर हो गया बच्चा, एक विमीय गति। सर द्विविमीय गति क्या होती है? तो द्विविमीय गति वह गति होती है जो किसी समतल पर होती है। आप किसी व्यस्त सड़क की बात कर लें, व्यस्त सड़क पर आपकी कार, एक कार इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, जिग जैग मोशन में, ठीक है, गति कर रही है। या फिर किसी समतल पर कोई सांप रेंग रहा है, यानी जिसमें दो अक्ष प्रयोग होती है, कोई भी दो अक्ष प्रयोग होती है, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, तो उसको हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। सर त्रिविमीय गति क्या होती है? तो त्रिविमीय वह गति होती है जो खुले आकाश में होती है, अर्थात जिसमें तीनों विमाओं का प्रयोग होता है। मैंने आपको इनकी परिभाषा भी बता दी। पर इस ऑब्जेक्टिव का उत्तर क्या है? यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी गति क्या होती है बच्चों? उसकी गति एक विमीय गति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। पृथ्वी तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया पिंड जब महत्तम ऊंचाई पर होता है तो उसका वेग होगा। पृथ्वी तल से हमने किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका, पृथ्वी तल से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका तो पिंड की महत्तम ऊंचाई पर वेग होगा। ऑप्शन ए अधिकतम होगा, त्वरण शून्य होगा, त्वरण अधिकतम होगा, वेग शून्य होगा। आप खुद एनालिसिस करो। इस मार्कर को मैं उछालता हूं। देखो, जब मैं इसको उछाल रहा हूं, इस पेन को थोड़ा उछालूंगा क्योंकि मार्कर टूटने की संभावना थोड़ी ज्यादा है। इस पेन को उछाला तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये पेन जो इसकी अधिकतम ऊंचाई पर था, ऐसे जब ये इसकी अधिकतम ऊंचाई पर था तब इसका वेग क्या हो गया? शून्य, क्योंकि ये अधिकतम ऊंचाई पर रुकता है और वहां से पलटता है। देखो ध्यान से, आप उछाल कर देखना कि जब ऊपर ही ऊपर जाता है तो वहां रुकता है और वहां से लौटता है, तो रुक रहा है मतलब वहां वेग क्या हो गया? शून्य हो गया। तो क्या सर यहाँ त्वरण भी शून्य होता है क्या? नहीं होता बेटा। त्वरण तो वो लग रहा है ना, गुरुत्वाकर्षण दादा, तो गुरुत्वीय त्वरण यहां पर लगता है नीचे की ओर, फिक्स है। तो उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर फेंकेंगे तो पिंड की महत्तम ऊंचाई पर वस्तु का वेग शून्य होता है और त्वरण तो जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। चलो भैया अगले प्रश्न पर आते। यदि एक पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो वापस पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय होता है। बेटा इसके लिए मैं डायरेक्ट सूत्र से पहले बता दूं, सूत्र से पहले उत्तर तो निकाल लें, फिर ये सूत्र कैसे आया वो भी आपको बता दिया जाएगा। ऐसे प्रश्न कभी भी आए, किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकना है, उसका वेग आपको कुछ भी दे दें, यहां 100 मीटर प्रति सेकंड दिया है जैसे, तो पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय मतलब ऊपर जाकर वापस लौटकर आने में लगा समय। जब आप वस्तु को जैसे यहां से हमने फेंका था तो ये वस्तु ऊपर गई और ऊपर से वापस लौटकर जब पृथ्वी पर आती तो उसमें कितना समय लग रहा है। तो इसके लिए मैं व्यंजक भी मतलब सूत्र भी आपको बता दूंगा। तो पहले डायरेक्ट सूत्र से सीखो। ऊपर जाकर वापस आने का पूछे तो T बराबर 2u/g लगा दो। अब u का मान है हमारे पास 100। हम यहां गुरुत्वीय त्वरण को वैसे 9.8 लिखते हैं। वैसे तो अगर हमें कुछ नहीं दिया होता है तो हम 9.8 लिखते हैं, पर हमारे ऑप्शन इस प्रकार के हैं, कंप्लीट 10, 20, 15, तो इसीलिए हम उसकी जगह क्या लिख रहे हैं, यहां पर 10 लिख रहे हैं। तो कितना हो गया? 10 दूआ 20, 20 सेकेंड। कितना समय लगा? 20 सेकेंड।
ऊपर जाकर अगर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो 20 सेकेंड में वस्तु ऊपर जाकर नीचे वापस हमारे पास आ जाएगी। तो बच्चा ये T बराबर 2U/g कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आगे से आपको सूत्र दिमाग में रहे। तो देखो बेटा, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो जाता है। तो बच्चा हमने यहां से प्रारंभिक वेग u से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका है, ठीक। तो यहां से ऊपर जाने में मान के चले कि उसको लगा समय ये छोटा t है। तो देखो गति का पहला समीकरण प्रयोग कीजिएगा, v बराबर u प्लस ए टी। तो v तो आपका 0, a की जगह आ जाएगा बेटा माइनस जी टी, तो क्या आ जाएगा जी टी बराबर u। तो t बराबर हो जाएगा बेटा u बटे g। इसी प्रकार से जब हम ऊपर से नीचे आने का समय निकालेंगे तो वो भी आएगा t बराबर u बटा g। तो t बराबर u बटा जी और u बटा जी दोनों को प्लस करते हैं तो 2u बटा g आता है। तो ये उड्डयन काल भी इसको बोला जाता है कि वस्तु के अधिकतम ऊंचाई तक जाकर पुनः वापस आने में लगे समय को उड्डयन काल भी कहते हैं। तो समझ में आई होगी ये कहानी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, मीनार की चोटी से छोड़ा गया पत्थर पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंचता है। ऊपर से आपने पत्थर छोड़ा, वो पत्थर पृथ्वी पर आने में 4 सेकंड का समय लेता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें चाहिए मीनार की ऊंचाई। कैसे भैया, आप इसको समझिएगा कि भाई एक मीनार की चोटी है, इस चोटी से किसी पत्थर को आपने छोड़ा तो पत्थर पृथ्वी पर आने में जो समय ले रहा है वो 4 सेकंड है। तो बच्चा जब आप किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं यानी कि उसका प्रारंभिक वेग हम क्या मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं। तो बेटा इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। अब समझिएगा हमें क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए, अर्थात हमें सूत्र लगाएंगे हम गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग क्या है आपका 0, तो ये वाली टर्म तो कटी जाएगी, बची क्या, s की जगह बेटा मैंने h लिख दिया, 1/2 a की जगह g, टाइम कितना है अपने पास 4 का वर्ग, 1/2 g का मान के चलो 10 है, 4 का वर्ग हो गया 16, 2 5 10, 16 5 80 मीटर। तो बेटा कितनी ऊंचाई होगी, 80 मीटर की ऊंचाई। अगर मीनार की चोटी से पत्थर छोड़ते हैं और 4 सेकंड का समय लेता है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है, 80 मीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो समय के वर्ग के अनुक्रम, ये डबल लिखा हुआ है, वर्ग के नहीं, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, वस्तु का त्वरण होता है। तो बच्चा देखो हमें निकालना क्या है, वस्तु का त्वरण दिया क्या है अपने को, एक प्रकार से दूरी दे रखी है, विस्थापन दे रखा है, समानुपाती के चिन्ह को हटा दो, यहाँ के आ जाएगा नियतांक, x बराबर kt वर्ग। अब हमें क्या चाहिए, वस्तु का त्वरण। तो त्वरण निकालने के लिए उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा, वेग निकालना पड़ेगा। वेग का जो सूत्र होता है वो होता है v बराबर dx/dt। तो d/dt, x की जगह हम लिखा kt का वर्ग, k बच्चा यहाँ नियतांक हो जाएगा d/dt का वर्ग t वर्ग। इसको क्या लिख सकते, 2kt हो जाएगा, 2t हो जाएगा। तो ये तो आया वेग। एक बार और अवकलन कर दो तो क्या निकल आएगा, त्वरण। इसका अवकलन करा d/dt, 2k तो आपका नियतांक है, t का जो अवकलन होता है 1 होता है, क्या आया 2k। ये भी हमने नियतांक लिया था, 2 भी एक नियतांक आ गया, मतलब कि दोनों ही राशि जो आई आपकी क्या आई, फिक्स आई। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का जो त्वरण है वो नियत होगा, न तो बढ़ेगा न घटेगा और न शून्य होगा। तो वस्तु का त्वरण रहता है तो क्या रहता है, नियत। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो वस्तु का त्वरण नियत रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। एक वस्तु की चाल समय अक्ष के समांतर एक रेखा है, इसका अर्थ है वस्तु की चाल समय अक्ष है ना, तो जो ग्राफ है चाल समय ग्राफ है, यहां ले लिया बेटा समय और यहां हमने ले ली चाल, ठीक। क्या कहा, समांतर एक रेखा है,
चाल समय अक्ष के समांतर एक रेखा है, यानी कि समय के साथ एक रेखा इस प्रकार से बना रखी है। अब आप ये देखें कि प्रत्येक स्थिति पर चाल आपकी नहीं बदल रही है, हर समय पर चाल एक सी है, प्रत्येक समय चाल एक सी है। इसका मतलब क्या बच्चा? वस्तु एक समान गति में होती है, वस्तु एक समान गति में है, वस्तु एक समान गति में है। चाल समय ग्राफ के साथ अब समांतर रेखा अगर आ रही हो तो आप कहेंगे कि वस्तु क्या है? एक समान गति में है। चाहे वे एक समय ग्राफ में दें या चाल समय ग्राफ में दें, एक समान गति में। हाँ, अगर ये स्थिति समय ग्राफ में समांतर रेखा आती तो क्या लिखते हैं आप? उसमें आपको लिखना पड़ता है कि वस्तु स्थिर अवस्था में है। ध्यान रखना, ये भी आ सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तथा एच ऊंचाई जाकर पुनः प्रेक्षण बिंदु पर लौट आती है। ऊंचाई पे जाती है, लौटकर वापस आ जाती है, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। बेटा, आपने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका इस प्रकार से, अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है, दिमाग में रखिएगा। मान लो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा, एच ऊंचाई तक गया, और वहां से लौटने वाली ऊंचाई भी कितनी है? एच ही है। ठीक, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाती है, एच ऊंचाई तक जाकर पुनः लौट आती है, तो वस्तु की जो दूरी हुई एच तो वो गई और एच वापस वो आई, तो कितनी हो गई? 2h। लौटकर वापस नीचे आ गई है वापस से, यानी प्रेक्षण बिंदु पर आ गई जहां से आपने फेंकी थी। अर्थात जो विस्थापन है बेटा, वो विस्थापन आपका शून्य हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? स्लोप। तो बेटा ध्यान रखना है कि वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण बताता है। मान लो ये वेग समय ग्राफ है और अब हमें किसी का ढाल निकालना है, मान लो आपको थीटा दिया है, तो अगर आपको त्वरण निकालना है तो आप क्या निकाल लो? उसका tan थीटा, तो क्या आ जाता है? आपका त्वरण आ जाता है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? बोलो, त्वरण को बताता है। अगला प्रश्न, इसी प्रकार स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? स्थिति समय ग्राफ का ढाल जो है वस्तु के वेग को दिखाता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल वस्तु के वेग को दिखाता है। अगला है, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? हमारे पास वेग समय ग्राफ है, इधर समय है और इधर वेग है। अब वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दिखाता है? देखो, निकालने का तरीका बता रहा हूं। अब हमें याद कैसे रहेगा? तो इसको मैं विमाओं की सहायता से आपको बता रहा हूं। मान लो ये एक प्रकार से क्षेत्रफल है वेग समय ग्राफ का, इसको मैंने त्रिभुज जैसा मान लिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी? वेग हो जाएगा, इधर समय t। तो बेटा वेग के लिए नियतांक का तो कोई मात्रक होता नहीं, वेग का मात्रक होता है ms इनवर्स 1 और समय का s इनवर्स से s कट जाएगा, क्या आया? मीटर आया। मीटर किसका मात्रक होता है? तो मीटर दूरी या विस्थापन का मात्रक होता है। तो वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन को दर्शाता है। अगला प्रश्न, त्वरण समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? यहां इधर हमने ले लिया त्वरण और इधर ले लिया समय। मान लो ये ग्राफ हमने खींचा, अब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। जैसा अपन ने अभी किया वैसा फिर दोबारा कर लो। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और समय का सेकेंड यानी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 और मीटर सेकेंड इनवर्स 1 चाल या वेग का मात्रक होता है। तो इसका मतलब आप समझिए कि त्वरण समय ग्राफ क्या दिखाता है? बीच का त्वरण समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल चाल या वेग को दर्शाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण होता है। मान के चलो ये वस्तु यहां ए बिंदु से चल रही है और बी बिंदु तक जाती है। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर
वस्तु का वेग एक समान है। तो आप अगर वेग में परिवर्तन देखें, मान लो यहां पर भी v है और यहां पर भी v है, वेग में परिवर्तन देखते तो v माइनस वी बटा टी यानी 0/t बराबर 0 वस्तु का त्वरण होता है। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण 0 होता है। अगला प्रश्न, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दक्षिण दिशा की ओर गतिशील ट्रेन में बैठे यात्री के सापेक्ष दूसरे सहयात्री की गति, मतलब मान लो दो व्यक्ति ट्रेन में जा रहे हैं मजे से, अब इनकी जो ट्रेन है, जिस ट्रेन में बैठे हैं, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है दक्षिण दिशा में। अब ये पूछा है कि इस व्यक्ति के सापेक्ष इस व्यक्ति की गति होगी, तो इस वक्त व्यक्ति के सापेक्ष यह व्यक्ति स्थिर अवस्था में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ताक्षणिक चाल क्या है बच्चों? यहां पर लिखा है ताक्षणिक, किसी क्षण की बात हो रही, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को उसकी ताक्षणिक चाल कहते हैं। किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। आपने जब अपने स्पीडोमीटर में देखा, ऐसा करते हैं ना हम, जैसे हम बाइक से जा रहे हैं मान लो उदाहरण, तो आप बाइक में ये देखते हो कि आप जब देखते हो, कभी आपने देखा कि आपका जो स्पीडोमीटर है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिखाई दे रहा है। किसी क्षण आप देखते हैं तो 60 किलोमीटर दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरे ही क्षण कोई वाहन आपके सामने आ जाता है, आपने थोड़ा वाहन की चाल को धीमी करी, अब आपका वाहन 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा है। अर्थात ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका स्पीडोमीटर दिखाता है, वो आपकी क्या दिखाता है? ताक्षणिक चाल दिखाता है। तो किसी क्षण विशेष पर, मान लो, यानी अब ये जो डेल एक्स लिख रहा हूं, इसको ऐसे समझना, मैं क्या लिख रहा हूं? डेल एक्स। देखो मैं बनाता हूं यहां पर स्थिति समय ग्राफ। अब स्थिति समय ग्राफ में जब हम देखें, मान लो कि ये वस्तु इस प्रकार से यहां से चली थी और ऐसे जा रही है, थोड़ा सा और सही से बना देते हैं। ये बच्चा आपका यहां स्थिति है और ये समय ग्राफ है, और अब हमने मान लो यहां ग्राफ बना देते हैं। मान लो इस प्रकार से आपका यहां पर ग्राफ बना। अब आप जब दो बिंदु कोई भी लेकर चलेंगे, मान लो कि ये दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ P है, यहाँ एक बिंदु Q। अब आप स्थिति समय ग्राफ के ढाल को आप चाल बोलते हैं, वेग बोलते हैं, हमें पता। तो ये इनके बीच का जो स्लोप है। अब हम दो बिंदु और लेते हैं, हमने लिया मान लो RS। आप इस दूरी को क्या करो? धीरे 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 कम करते जाओ। ये जो समय का मान है, आप कहां तक चले जाना है? आपको एक क्षण विशेष तक जाना है, और उस क्षण पर जहां जो आपका विस्थापन है उसको आप समय से भाग दो। यानी किसी क्षण विशेष पर हम क्या कहते हैं? जो वस्तु की चाल होती है उस चाल को ताक्षणिक चाल कहते हैं। और ये जो समय है बच्चों, ये समय ऑलमोस्ट जीरो के आसपास, टूवर्ड्स द जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल एक्स बाय डेल टी। इसको क्या लिख सकते हो? dx बटा dt। अब समझो बच्चों, परीक्षा में क्या लिखना है, क्योंकि ये लेक्चर ही बनाया गया है कि परीक्षा में अच्छे अंक कैसे आए। तो बच्चा क्या हो गया? ताक्षणिक चाल क्या है? किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल। क्या बता रहा हूं मैं? लिख देता हूं, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की चाल
ताक्षणिक चाल कहलाती हैं, लिख सकते हैं। और यदि वस्तु द्वारा किसी क्षण किसी समयांतराल डेल टी में तय की गई दूरी डेल एक्स है, कैसे लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा डेल टी समय में तय की गई दूरी डेल एक्स है, तो v बराबर हम लिखेंगे ऐसे, या इस रूप में लिख सकते हैं v बराबर dx बटा dt। ताक्षणिक वेग के लिए आए तो भी इसी प्रकार से लिखना है, कुछ नहीं करना। किसी क्षण विशेष पर वस्तु का जो वेग होता है वो उसकी ताक्षणिक चाल होती है। बच्चा ये ताक्षणिक चाल एक्चुअल में है क्या? ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए इसको संक्षेप में पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय हो जाएगा। तो जो ताक्षणिक चाल है बच्चों, एक्चुअल में ये ताक्षणिक चाल जो है किसके बराबर होती है? औसत वेग के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, स्टार बना के लिख रहा हूं। ताक्षणिक चाल औसत वेग के बराबर होती है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव ये भी आपका बन गया कि ताक्षणिक चाल रिक्त स्थान के बराबर होती है, तो औसत वेग के बराबर होती है। और क्या हो सकता है बच्चा? ताक्षणिक चाल जो है औसत वेग के बराबर होती है। अब आपको पूछे कि स्पीडोमीटर क्या दिखाता है, तो स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? ताक्षणिक चाल को दिखाता है, ताक्षणिक वेग को दिखाता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका त्वरण। अब ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो त्वरण क्या है? सबसे पहले तो बच्चा जब हम प्रश्न की बात कर रहे हैं, हम बात करें मान लो कोई वस्तु है जो प्रारंभ में u वेग से चल रही थी, अब t समय के बाद उसका वेग v हो गया, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा और संक्षेप में काम कर रहे हैं। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग कर लो और जो कुल समय लगा है उस कुल समय से उसको भाग लगा दो। अब इसका अगर मात्रक देखा जाए तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का सेकेंड, तो क्या हो गया? मीटर सेकेंड इनवर्स 2। विमीय सूत्र तो वही देखो, मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? एल, समय की जगह टी, एल टी इनवर्स। त्वरण एक सदिश राशि है। अब दो बातें हो गई, त्वरण सदिश राशि है और विमीय सूत्र और मात्रक। अगर आपसे बोलूं ताक्षणिक त्वरण, ताक्षणिक त्वरण में क्या हो जाएगा? तो डेल v बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ऐसे, या a बराबर dv बटा dt। ये जो दो टर्म मैंने अभी पढ़ाई है आपको, v बराबर dx बटा dt, a बराबर dv बटा dt, बहुत काम आएगी। इसी से कलन विधि से गति के समीकरण आने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखो परीक्षा में कुछ और चीजें भी आ सकती हैं। क्या आ सकता है? नंबर 1, आपसे बोले कि स्थिति समय ग्राफ बनाइए, तो स्थिति समय ग्राफ समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वो बताता है। यानी एक प्रकार की चाल की बात करें, अगर इस प्रकार से ग्राफ बना तो इसका अर्थ आपको याद होना चाहिए कि ऐसी स्थिति में जब जो स्थिति है ना, स्थिति समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर रेखा हो, ये समय अक्ष के समानांतर है, तो इसका अर्थ है कि वस्तु विराम अवस्था में है। वस्तु विरामावस्था में है, अर्थात वस्तु स्थिर अवस्था में है। ठीक, यदि ये ग्राफ इस प्रकार से बना हो,
तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, समान समय अंतराल में उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम एक समान चाल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आपको स्थिति समय ग्राफ पता है, इसी टाइप से वेग समय ग्राफ, समय अक्ष और वेग के बीच में हम ग्राफ खींचे, मान के चलो इस प्रकार से। तो वेग समय ग्राफ क्या बता रहा है, यहां त्वरण शून्य है, अर्थात वस्तु एक समान वेग से चल रही है। अब ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, क्योंकि समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि वस्तु की जो गति है त्वरित गति है। ठीक, तो इस प्रकार के ग्राफ होते हैं। अब हमें ग्राफ के बारे में कुछ जानकारियां और हैं। स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, तो स्थिति समय ग्राफ का ढाल किसको दिखाता है बेटा, वेग को। वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है, तो वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को बताता है। ये बातें पहले ऑब्जेक्टिव में आ चुकी है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों के जहन में चली जाए, स्थायी हो जाए, कभी गड़बड़ ना हो। चलो, तो ये कुछ चीजें हम सीख चुके। अब ग्राफीय विधि में जो पॉइंट हैं जो हमारे काम आने वाले हैं वो यही पॉइंट है कि अगर वेग समय ग्राफ का ढाल, तो बच्चा वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण बताता है, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल उसकी स्थिति या विस्थापन को बताता है। ये बातें याद होनी चाहिए। अब आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ग्राफीय विधि से शुद्ध गति की समीकरण संबंधी समीकरण प्राप्त कीजिए। तो गति के समीकरण हमको निकालने हैं। अब बच्चा गति के 3 समीकरण आपके दिमाग में आ गए होंगे, जिनकी मैं चर्चा करने वाला हूं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। तो बेटा इन तीनों समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। परीक्षाओं में ग्राफीय विधि से या कलन विधि से गति के समीकरण पक्के आते हैं। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों मान के चलो, है ना, ध्यान से अपन इस चीज को बनाते हैं, ग्राफ को भी अच्छे से। अब ठीक है भाई, ये हो गई आपकी एक्स अक्ष और ये हो गई आपकी वाई अक्ष। ठीक, अब एक काम करते हैं, हम मान के चलेंगे कि शुरुआत में इसका कुछ वेग है। ठीक है, हाँ बेटा अब आ जाते हैं लौट कर। मैंने ग्राफ बना दिया है, यहां पर ये अक्ष को हमने समय अक्ष दिया, ये आपका समय अक्ष टी। वेग समय ग्राफ बना रहा हूं ना, ये आपका वेग v। क्लियर, प्रारंभिक वेग हम u पर माना। ठीक, और बेटा t समय के बाद इसका जो वेग हुआ वो यहां v हो गया, ये वेग v है यहां पर। ठीक, दो बातें,
चित्र में वेग समय ग्राफ दिखाया गया है जिसमें प्रारंभिक वेग u है, ठीक, प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है। इसका ग्राफ अपन ने बनाया हुआ है। अब हमें गति के तीनों समीकरण चाहिए। कक्षा 9 में जब आप गति के समीकरण पढ़ते थे तो आप क्या करते थे, पहला समीकरण निकालने के लिए त्वरण का सूत्र प्रयोग करते थे कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वहां a बराबर v माइनस यू बटा टी करके आप हल कर लेते थे। पर यहां तो आपको कहा गया कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। चलो, पहले समीकरण में वेग आ रहा है, प्रारंभिक अंतिम वेग और त्वरण और समय। तो बच्चा अब आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर मैं ये जो थीटा मैंने यहां लिखा है, ये ढाल अगर मैं निकाल लूं तो गति का पहला समीकरण बहुत आसानी से निकल आएगा। तो वेग समय ग्राफ का ढाल, ठीक है, क्या होता है, तो वेग समय ग्राफ का ढाल होता है त्वरण। त्वरण यानी कि मुझे यहां निकालना है बच्चा टेन थीटा, ठीक है, त्वरण निकालना है अर्थात हमें निकालना है टेन थीटा। चलो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास देखो यहां और यहां के बीच की दूरी, यानी कि अंतिम आप कहां पर हैं, v पर, प्रारंभिक कहां पर है, u पर। ये टोटल v है और v में से u घटा देंगे तो आ जाएगा आपकी ये वाली दूरी, ये जो टुकड़ा है, ठीक है, इनको नाम दे देते a b c, है ना, इसको d और इस वाले पॉइंट को e। तो ये BC वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, v माइनस यू। BC वाला हिस्सा आपका v माइनस यू, तो यहाँ v माइनस यू। समय, तो समय यानी कि ये BE वाला, तो अंतिम यहां पर आप कितने समय पर हैं, t पर, और यहाँ 0 पर, t माइनस 0 यानी कि t। अब समीकरण में देखो a बराबर v माइनस यू बटा टी। बच्चों बहुत सरल है, त्वरण निकालना है। गति ग्राफी विधि से जब समीकरण निकालना हो तो सबसे पहले वेग समय ग्राफ का ढाल निकाल लो, तो पहला समीकरण आसानी से आ जाएगा। अब इस t का गुणा इधर कर दिया, at बराबर v माइनस यू। बच्चे इस u को उठाकर इधर भेज दो, तो v बराबर u प्लस at। ये आ गया बेटा गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस at। चलो बहुत बढ़िया। अब गति के दूसरे समीकरण की बात करते हैं। और बच्चा जब गति का दूसरा समीकरण दिमाग में आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमें यह पता चलता है कि हमें s निकालना है, दूरी या विस्थापन निकालना है। तो वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को दिखाता है। अब हमारे पास जो वेग समय ग्राफ है ओ ए बी सी ई, ये पूरा ग्राफ है। इस ग्राफ में दो हिस्से बच्चों आपको दिख रहे होंगे, ई सी बी वाला तो त्रिभुज है और ओ ए बी ई वाला आयत है, ठीक है। तो बच्चा क्या हो जाएगा, हम इन दोनों हिस्सों का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो जो दूरी यानी जो विस्थापन है वो क्या होता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है। यानी कि वेग समय ग्राफ का कौन सा हिस्सा, तो पूरा लेंगे ओ ई सी ई, ओ ए बी सी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। ये पूरा यहां से देखो, ये डी वाला अलग हिस्सा हो गया, ये वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल इसमें क्या है, एक तो त्रिभुज है ये वाला और एक आयत है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज कौन सा है, देखो ध्यान से, त्रिभुज है ये वाला,
BCE है ना, तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, ये CEB का क्षेत्रफल प्लस अब ये एक और आयत है तो OABE का क्षेत्रफल प्लस OABE का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार जो हो जाएगा BE और ऊंचाई हो जाएगी BC। आधार BE और ऊंचाई BC प्लस आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई। यहां पर जो है आप OA तो लंबाई और चौड़ाई को ले लें AB, तो OA इंटू AB 1/2। बच्चा आप एक एक चीजों को क्लियर करते हैं। BE की बात करूं या OA की बात करूं, दोनों एक ही बात होती है बेटा। ये फाइनल T पर है और ये 0 पर है, यानी T-0 अर्थात T। अगर मैं BC की बात करता हूं तो V-U हो ही गया, और किस टर्म की जरूरत पड़ेगी हमको, BC हो गया, BE हो गया, OA हो गया, AB की जरूरत है, यानी कि ये। अब आप यहाँ प्रारंभिक वेग आपका यहाँ से 0 है और यहाँ प्रारंभिक वेग U है, तो जब हम AB की बात करेंगे तो U-0 यानी कि U की बात करेंगे। अब सारी चीजें अवेलेबल है, अब मान रखना है बस। 1/2 BE की जगह हमारे पास क्या है, T है। BC की जगह हमारे पास क्या है, V-U है। OA की जगह वही T है, देख लो आप, है ना, एक बार भाई OA, ये OA है ना, ये T है, इनटू AB, तो AB क्या है हमारे पास, U है। अब बच्चों V-U पहले समीकरण में देखो ध्यान से, ये जो पहला समीकरण है, इस पहले समीकरण में AT बराबर V-U आ रहा है, तो यानी कि मैं गति के प्रथम समीकरण से इस V-U की जगह क्या लिख सकता हूं, इस V-U की जगह में AT लिख सकता। तो देखो 1/2 T में T का गुणा AT वर्ग प्लस, तो क्या आ गया, समीकरण आ गया S बराबर UT प्लस हाफ AT²। एक ही कॉन्सेप्ट यहां उपयोग हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दिखाता है, विस्थापन दिखाता है। विस्थापन निकाल लिया इनके बीच में। चलो तृतीय समीकरण की बात करें। अब तृतीय समीकरण में जो है समय का जिक्र नहीं होगा एक बात, और विस्थापन, त्वरण और वेग और चाल सबका जिक्र हो जाएगा। अगर इसको सामूहिक रूप से एक बार और इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखें, सॉरी इस ग्राफ को ध्यान से देखें, तो इसमें दो भुजाएं तो ऐसे हैं और फिर एक भुजा ऐसे मिल रही है, और ये बीच में एक कॉमन भुजा है जिसकी चौड़ाई बराबर होगी, तो दो समांतर भुजाएं हैं इसमें। तो ये एक टाइप का समलंब चतुर्भुज नहीं दिख रहा है आपको क्या, तो समलंब चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर। तो बच्चा अब तीसरा समीकरण निकालने के लिए निकाल, तो यहाँ पर भी S के बराबर ही लिखेंगे, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ही होता है, पर अब की बार हम लोग बोलेंगे इसको समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कौन सा, समलंब चतुर्भुज है पूरा OABCE, OABCE का क्षेत्रफल। और बच्चा जब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित लंबवत दूरी। समांतर भुजाएं कौन सी है हमारे पास, एक तो ये OE और एक ये वाली A और C वाली। तो बेटा समांतर भुजाओं का योग OE प्लस CA इंटू लंबवत दूरी
यानी इन दोनों के बीच की ये लंबवत दूरी है बेटा OA। अब OE हमें पता है OE क्या है और CA क्या है इंटू OA क्या है। OA तो समय है t, ठीक। OE ये OE U माइनस 0, देखो ये U, तो इसकी जगह आ गया U। और CA ये होता है आपका V। CA यहां से यहां तक ये फाइनल वेग V है, V माइनस 0, यानी CA अगर आपको दिखना है तो क्या लिखोगे, V माइनस 0 बराबर। तो बच्चा ये मैंने सारी टर्म आपको यहाँ लिखी हुई, तो इसकी जगह अब हमने V प्लस U लिख दिया। अब गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे फिर, क्योंकि हमें समय नहीं चाहिए बेटा। गति के प्रथम समीकरण से V बराबर U प्लस AT। अगर यहाँ से मैं T निकालना चाहूँ तो क्या होगा, T बराबर V माइनस U बटा A। थोड़ी सी राइटिंग बिगड़ गई है इसमें, तो S बराबर 1/2, यहाँ है बेटा V प्लस U और समय है V माइनस U बटा A। अब क्या हो जाएगा 1/2, देखो A ये क्या है, A धन B A माइनस B, तो V वर्ग माइनस इस 2A का गुणा S में कर दो, तो 2AS बराबर V वर्ग माइनस U वर्ग। इस U वर्ग को उठाया और इधर फेंक दिया, तो बच्चा हो गया V वर्ग बराबर U वर्ग धन 2AS। ये गति के तीनों समीकरण ग्राफीय विधि से। मैं एक बार फास्ट बता रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा पर तरीका बता देता हूं। समय वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है बेटा, वो क्या बताता है, त्वरण। इसीलिए त्वरण का समीकरण हमने A बराबर tan थीटा से निकाल लिया, वेग समय ग्राफ के ढाल से निकाल लिया। फिर वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन को बताता है, तो हमने वेग समय ग्राफ में क्या किया, दो हिस्से हैं, एक त्रिभुज है और एक आयत, दोनों का क्षेत्रफल निकालकर फाइनली उनको जोड़ दिया। फिर तीसरी बार क्या करा कि हमने पूरा एक समलंब चतुर्भुज ले लिया और उस समलंब चतुर्भुज का क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। अगला प्रश्न है, कलन विधि का उपयोग करके गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। ये तीनों समीकरण जो हमने प्राप्त किए, अभी इन्हीं को हम क्या करेंगे, गति के कलन विधि का उपयोग करके गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। अभी जो हमने गति के तीनों समीकरण प्राप्त किए, v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2AS, तो उन्हीं समीकरणों को अब हम कलन विधि से अर्थात समाकलन विधि से प्राप्त करेंगे। परीक्षा में कई बार समाकलन विधि के नाम से भी आते हैं। तो बेटा पहला समीकरण पर आते हैं, पहले समीकरण को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। बहुत सरल है पर ध्यान से समझिएगा बच्चा। मैंने आपको अभी जब ग्राफी विधि से पढ़ाया तब क्या निकाला, सबसे पहले मैंने त्वरण निकाला, और मैंने जब आपको ताक्षणिक त्वरण के लिए सूत्र लिखा था तो A बराबर dv बटा dt करके लिखा था, ठीक। एक काम करता हूं, dv बराबर इस dt के साथ A में dt का गुणा कर दिया, A dt। बच्चा ध्यान से समझना, जब हम t बराबर 0 पर हैं उस समय हमारा जो वेग है वो क्या है, u है। जब हम t बराबर t पर हैं, जब समय हमारा t पर है, तब वेग हमारा v है, ठीक। ध्यान रखना, t बराबर 0 पर वेग u है, t बराबर t पर वेग v है। अब ये जो टर्म है इसका क्या कर देंगे, समाकलन। तो बेटा समाकलन जब करेंगे तो dv बराबर a dt। मैंने क्या बताया, समय 0 से शुरू हुआ और t तक गया, वेग u से v तक। इसका जब समाकलन करेंगे तो एक dv का क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, लिमिट u से v की तरफ। यहां a नियतांक 0 से t dt,
dt का समाकलन बच्चा t होता है 0 से t। यहां अब लिमिट पुट कर देते हैं दोनों में। लिमिट कैसे? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो v की जगह v रखा माइनस, फिर इस v की जगह u रख दिया, v माइनस u बराबर a इंटू, अब बच्चा इस t की जगह t रख दो। सरल है, कुछ नहीं करना है हमें। पहले क्या करना है? त्वरण a बराबर dv बटा dt लेना है, फिर उसका क्रॉस गुणा करके लिखना है। फिर हमें इसका क्या करना है? समाकलन करना है। पर समाकलन किस किस के बीच करना है? तो समाकलन में जो समय लेना है वो 0 से t लेना है, वेग लेना है वो u से v लेना है। तो v माइनस u बराबर, इसका गुणा अंदर बेटा 80, इस u को उठाकर उधर फेंक देंगे तो v बराबर u प्लस। ये हो गया बेटा गति का प्रथम समीकरण। ये भी त्वरण से शुरू किया और हम लेकर आ गए, बहुत सरल है। दूसरे की तरफ आते हैं, गति का दूसरा समीकरण। गति का दूसरा समीकरण ये कहता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यानी कि अब हमें गति का दूसरा समीकरण निकालना है, तो उसमें त्वरण तो उससे तो काम चलेगा नहीं, उसमें कहां से काम चलेगा? वेग से लेते हैं। वेग क्या होता है? तो वेग होता है dx बटा dt। अब एक काम करो बेटा, dx बराबर इस v का गुणा इधर कर लो, v dt। पर इसमें प्रारंभिक वेग और वो कुछ भी नहीं दिख रहे हैं अभी, तो एक काम और करो बेटा, यहां हम गति के प्रथम समीकरण से लिख लो। गति के प्रथम समीकरण से क्या था? तो v बराबर u प्लस at, तो dx बराबर v की जगह आएगा u प्लस at इंटू dt। u के साथ dt ut dt। और चलो इस स्टेप को अभी अपन होल्ड करते हैं, ठीक है। अभी अपन इसको u प्लस at dt ही रहने दो, ठीक। अब समझो, अब इसमें अपन को समाकलन करना है। तो जब आप x1, जब t बराबर 0 पर है, t बराबर 0 पर आपकी जो स्थिति है वो x1। अब समय t पर आपकी जो स्थिति है वो x2 है, ठीक। ये दो चीजें अपने दिमाग में है। अब इसका क्या करेंगे? समाकलन। तो dx का समाकलन, इधर u प्लस at dt का समाकलन। x कहां से शुरू किया? x1 से x2 तक, और समय जो शुरू किया वो 0 से t के बीच। तो बेटा हम ये जानते हैं कि जो समाकलन होता है वह अलग अलग पदों में होता है। तो देखो बेटा, एक काम करते हैं पहले तो, कि जो 0 से t, अब इस dt का गुणा अंदर करें पहले, u dt प्लस at dt। अब अलग अलग पदों में समाकलन कर रहे हैं, तो पहले ये देखें कि ये जो नियतांक है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, u नियतांक बाहर 0 से t अंदर dt, यहां पर भी नियतांक a बाहर अंदर t1 dt, लिमिट 0 से t। ध्यान रखना है कुछ भी नहीं है, अलग अलग पदों में समाकलन करना है। और यहां तो अपन इसका x1 to x2 dx। बेटा dx का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? dx का x हो जाएगा, लिमिट है x1 to x2 u। अब 1 dx का x होता है, उसी टाइप से 1 dt का क्या हो जाएगा? t, 0 से t प्लस a इंटू, अब यहां x की घात n, dx का जो सूत्र होता है x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहां हो जाएगा t की घात 1 धन 1 1 धन 1 0 से t। अब नियम क्या होगा? उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, यहां भी लिमिट रख दो, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। एक्चुअल में ये t वर्ग हो जाएगा, एक स्टेप और करके रख देंगे, t वर्ग बटा 2,
0 से t। तो देखो x2 माइनस x1 बराबर ut, यहां सीमा रखोगे तो a इंटू उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, पहले t की जगह t रखा और ये हो जाएगा। अब फाइनल स्टेप, इसको मैं x2 माइनस x1 को विस्थापन का s लिख दिया, ut प्लस 1/2 at का वर्ग। ये थी आपकी गति की द्वितीय समीकरण। बेटा ध्यान से समझना है, इसमें केवल महत्वपूर्ण चीज है वो है समाकलन। ठीक है, समाकलन आना जरूरी है, समाकलन नहीं आएगा तो आप उलझ जाएंगे। समाकलन करने के लिए मैं तरीका एक बार शुरू से समझ लो, v बराबर dx बटा dt, इस dt का गुणा इधर कर दिया और गति का समीकरण v बराबर u प्लस at होता है, तो इस v की जगह ये मान रख दिया बेटा। t बराबर 0 पर आप x1 स्थिति पर, t बराबर पर स्थिति आपकी क्या होगी, x2 होगी। इसका अब हो जाएगा आपका समाकलन, समाकलन कर दिया x1 टू x2 और 0 से t के बीच में u प्लस dt का, इसका गुणा अंदर कर दिया dt का, इस प्रकार से कर दिया। अब अलग अलग पदों में समाकलन लगा दिया, नीतांक थे बाहर आ गए, और 1 dt का समाकलन t होता है, और x की घात n का सूत्र लगा के यहाँ t 1 + 1 अपॉन 1 + 1 0 से t, लिमिट रख दी यहाँ पर भी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब जगह पर। तो x2 माइनस x1 एक प्रकार का क्या होता है, विस्थापन होता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो उसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, s लिख दिया। ये हो गया आपका गति का द्वितीय समीकरण। अगले समीकरण पर आते हैं, तृतीय समीकरण। अब सूत्र हमारे पास मान लो वापस से हम लोग त्वरण लेते हैं, dv बटा dt, पर त्वरण हम पहले यूज कर चुके हैं। और तीसरे समीकरण में आता है v वर्ग u वर्ग प्लस 2s, विस्थापन भी आता है। तो एक थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं, dv बटा dx और dx बटा dt, dx से dx कट जाएगा, वापस dv बटा dt आ जाएगा, तो dv बटा dx dx बटा dt। अब ये जो dx बटा dt है इसको बोलते हैं वेग, dx बटा dt को क्या बोलते हैं, वेग। तो वेग लिख दिया हमने, वेग dv बटा dx, क्रॉस गुणा हुई, तो v dv बराबर आया a dx। अब बेटा समाकलन करना है, यहां वेग के सापेक्ष होगा और यहां विस्थापन के सापेक्ष। जब हम x1 पर बैठे थे तब हमारा वेग u था, जब हम x2 पर पहुंच गए तब हमारा वेग v हो गया। तो इसका आप समाकलन करेंगे v dv, या लिख देना समाकलन करने पर a dx, यहां वेग हो गया आपका u से v के बीच, और यहां विस्थापन हो गया x1 से x2 के बीच। अब यहां तो a नीतांक है, बाहर करो इसको, x1 टू x2 dx, यहां x की घात n का सूत्र लगा देना, क्या होगा, n + 1 अपॉन n + 1 u से v। x की घात n का सूत्र ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था समाकलन के लिए, x की घात n + 1 अपॉन n + 1, क्योंकि हमारे पास n क्या है, 1 है, तो 1 + 1 हो गया। तो बच्चा आप क्या हो गया, ये v वर्ग बटे 2 u से v, a इंटू dx का क्या हो जाएगा, x, x1 से x2, सीमा रखने का नियम, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, इसकी जगह आया v वर्ग बटा 2, माइनस करके v की जगह क्या रखूंगा, u वर्ग बटा 2, a इंटू ऊपर से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब बच्चा लघुत्तम आया 2, v वर्ग माइनस u वर्ग बराबर x2 माइनस x1, अंतिम माइनस प्रारंभिक को विस्थापन का s लिख दिया, तो v वर्ग माइनस u वर्ग, 2 का गुणा उधर 2as, तो v वर्ग बराबर इस u वर्ग को उधर फेंक दो बेटा, तो v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2s। ये गति का तृतीय समीकरण। इसमें केवल इतना ध्यान रखना है कि त्वरण तो लेना है पर यहाँ जुगाड़ लगाना है। इसको कैसे, dv बटा dx dx बटा dt, dx dx काट दो, वापस dv बटा dt आ जाता है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे आ गया, कुछ नहीं करना है भाई, dx dx विस्थापन लाना था तो हमने जुगाड़ किया, और क्या कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका था गति का तृतीय समीकरण। अगला प्रश्न क्या है देखते देखें।
एक सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी कि जो यहां दिया गया है वो है आपकी प्रारंभिक चाल। 200 मीटर दूरी चलने पर रोक दिया गया, यानी शुरुआत में जो चाल वो चल रही थी वो थी 126 किलोमीटर प्रति घंटा। 126 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने का तरीका 5/18। अब 18 से 126, 18 का पहाड़ा याद है क्या? 7 बार चला जाएगा। 18 साथी 126 है ना। जिसको नहीं याद है 7 का गुणा करके देख ले। 7 8 56, 7 5 12, 126। बचा क्या? 7 गुणा 5, कितना वेग? 35 मीटर प्रति सेकंड। ये तो प्रारंभिक वेग हो गया। हमने 200 मीटर दूर जाकर वस्तु को रोक दिया है। रोक दिया है अर्थात उसका वेग 0 हो चुका है, अंतिम वेग 0 हो गया। अब कार का मंदन एक समान मानिए, मंदन यानी यहां ऋणात्मक त्वरण होगा, तो कार को रुकने में कितना समय लगेगा? मेन प्रश्न हमारा है, समय निकालना है। तो देखो, सबसे पहले त्वरण हो तो समय आए, है ना। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, उनके अनुसार समीकरण लगाएंगे। कौन सा लगाना? एक तो वेग v है, एक विस्थापन है, एक अंतिम वेग है, और एक त्वरण हमें निकालना है। ठीक है, क्योंकि समय निकालने के लिए गति का पहला समीकरण लगाना है, उसके लिए हमें त्वरण की जरूरत है। तो v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2as। v हमारा 0, u हमारा 35 का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा s हमारे पास 200। अब एक काम करो, इसको उठाकर इधर ले आओ। a 2 गुणा 200 बराबर इधर है 35 का वर्ग। ऐसा कैसा? इसको 35 गुणित 35 लिख दिया। अब a बराबर 35 गुणा 35 बटे 2 गुणित 200। अब देखो भाग लगा देते हैं भैया। 5 चौक 20, 5 7 35, यहाँ 5 7 35, 5 8 40। ठीक, क्या आ रहा? साथी 49 और 8 दूनी 16। ये त्वरण आ रहा है। एक बार और क्रॉस चेक करें, क्या हो गया? u आपका 126 किलोमीटर चाल से चल रहा था, 5/18 करके मीटर प्रति सेकंड में ले आए। दूरी जो आपकी 200 मीटर पर रोक दिया था, वेग 0 था। अब तीसरा समीकरण लगाया, v वर्ग बराबर u वर्ग प्लस 2s। तो 35 का वर्ग धन 2 गुणित a, s का मान 200। ठीक है, तो ये हो गया और भाग दे दिया और हल कर लिया, तो 49/16 आ गया। अब आगे भाग नहीं देना, फिर आगे हल करने में दिक्कत आती है। अब फाइनल हमको चाहिए समय। समय निकालने के लिए गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस 80। तो फाइनल जो हमारा वेग है वो तो 0 है ही सही। प्रारंभिक वेग 35 है, और अभी जो त्वरण हमने निकाला वो आया 49/16। ये आपका मंदन भी है। अब इस 49/16 को उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा भैया बढ़िया से 35। अब t बराबर 16 का गुणा 35 में, और बटे में आ जाएगा 49। साथी 49, 7 5 35, 16 5 80/7। तो 7 एकम 7, फिर यहाँ से एक बचा 7 एकम 7, फिर बचे 3/7 सेकेंड। भाग लगा लेना, तो 11 दशमलव करके कुछ सेकेंड का समय उसे लगेगा। अगला सवाल, एक महिला प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और वह वहां सायं 5 बजे तक रहती है। वो महिला जब अपने घर से निकली उस समय 9 बज रही है। ध्यान रखिएगा, महिला का घर से निकलने का समय है 9 बजे का। ठीक, और कार्यालय की दूरी जो है, घर से कार्यालय की दूरी है 2.5 किलोमीटर। और जब वो सुबह जिस वेग से जाती है
यानी सीधी सड़क पर जाती है और उसका जो वेग है, जो चाल है, वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम ये पता लगाएं कि महिला को अपने ऑफिस जाने में लगा समय कितना है। तो समय कैसे निकालते हैं? तो दूरी बटा चाल, दूरी 2.5 किलोमीटर और चाल 5, ठीक से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5। ठीक है, अब ये आवर में, ठीक है, यानी कि आधा घंटा, यानी कि अगर मैं मिनट में लिखूंगा तो 30 मिनट है ना। घंटे की जगह 60 का गुणा कर दो, 30 मिनट आ जाए। 30 मिनट का समय उसको अपने घर से ऑफिस जाने में लगता है। 5 बजे तक ऑफिस रहती है, वहां से हिली डुली नहीं, 5 बजे तक ऑफिस में काम किया, आते में उसने रिक्शा ले लिया और उस रिक्शे की जो चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वापस आने की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 बजे आई, 5 बजे तक रहती, यहां पर भी अब हमें समय चाहिए, तो वापस आने का समय वही दूरी बटे चाल। दूरी कितनी? 2.5 किलोमीटर, यानी कि इससे अगर 25 से भाग लगाएं तो ये आ गया 0.1 घंटा। और इसको अगर आप मिनट में बदलेंगे तो लगभग 6 मिनट, लगभग क्या 6 मिनट। अब हमारे पास सारे आंकड़े हैं और हमें इसका एक्सटी ग्राफ खींचना है। तो देखो, महिला 9 बजे, यहां 9 बजे आएंगे अपन, इसको मैं 0 लिख रहा हूं, है ना। उसके बाद 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5, इधर समय लेंगे। इधर दूरी जो मैक्सिमम है वो है 2.5 किलोमीटर। अब जब महिला सुबह 9 बजे अपने घर से निकलती है तो तकरीबन आधे घंटे में, यानी कि 9:30 बजे, ये सीधी लाइन खींचनी है। इसको चलो इरेज करके बना देते हैं, पूरा ही ग्राफ नए से बना देते हैं अच्छे से। वो देखो, थोड़ा सा अच्छा डिजाइन वाला बना रहा हूँ ग्राफ, इसीलिए थोड़ा सा समय लग गया, वो व्यवस्थित नहीं बन रहा था इसलिए। देखो, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी कम है इस प्रकार के ये लेकर बनाने की, पर कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा सा बन जाए। ठीक, ये आपकी समय, अब ठीक है। अब आपने यहाँ लिख दिया कि 9 बजे आप यहाँ हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 बजे तक महिला ऑफिस में रहती है। इधर 2.5 किलोमीटर है। अब आपको ये जो 2.5 किलोमीटर है वो आप आधे घंटे में तय कर लेते हैं। जो दूरी आपने तय करी है ये वाली, तो लगभग आधा घंटा यानी 9:30 बजे आप वहां पर पहुंच गए थे। अब 9:30 से 5 बजे तक आप ऑफिस में ही हैं, यानी कि आप जहां हैं वहीं हैं। अब आपको वापस आने में जो समय लगा वो लगा 6 मिनट। तो आप इस 5 के बिल्कुल आसपास यहाँ आए होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा आपको। कितना लगा महिला को? 6 मिनट का समय लगा। तो 5:06 पर वो महिला, ये
इसका वेग समय ग्राफ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहले आप समय निकाल लो जाने का और आने का, फिर समय अक्ष पर आपको ग्राफ खींचना है। तो 9 बजे जो चलती है और 9:30 बजे पहुंचती है, तो पहुंचने तक तो वो गति में है, तो ये गति में अपन ने यहाँ बना दी है ब्लैक लाइन जो आपको दिख रही होगी, है ना। इसको भी अपन चाहे तो कलर चेंज कर देते भैया। चलो ये इसको हम बना देते हैं ये कलर। ठीक, तो ये हो गया। अब जब 9:30 बजे पहुंचती है तो 5 बजे तक वहीं रुकती है और फिर 5 बजे लौटती है ऑटो रिक्शा से, तो कम टाइम में लौट जाती है। कितने मिनट में? 6 मिनट में लौट कर आ जाती है। तो ये था बच्चा आपका वेग समय ग्राफ। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।